वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मानसिक रोग के बारे में, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसको कि कहते हैं ओसीडी अर्थात ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले जानेंगे कि ओसीडी है क्या। तो ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें कि प्रभावित व्यक्ति को बहुत सारे ऑब्सेशंस और कंपल्सन्स होते हैं। अब जानेंगे ऑब्सेशंस क्या है। तो ऑब्सेशंस जो है वो अनवांटेड, इंट्रूसिव और रिपीटिटिव थॉट्स, इमेज या फिर अर्ज होते हैं। इसमें व्यक्ति को इनवॉल्यूंटरी, बिना उसकी इच्छा के दिमाग में तरह तरह की बातें आती रहती हैं। कुछ इमेज आ सकते हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। इसे ऑब्सेशंस कहते हैं। फिर कंपल्सन्स की बात करेंगे तो ये इन ऑब्सेशंस की वजह से जो बिहेवियर होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार ऐसा व्यक्ति करता है, या फिर मेंटल एक्ट्स जो कि किए जाते हैं जिससे कि एंजाइटी को कम किया जा सके, जो कि ऑब्सेशन की वजह से होते हैं, तो उन्हें कंपल्सन्स कहते हैं। तो ऑब्सेशंस एक तरह का ट्रिगर हुआ और फिर कंपल्सन्स उसका रिएक्शन होता है और उस रिपीटेटिव बिहेवियर होता है व्यक्ति का। तो ओसीडी को रिकॉग्नाइज करते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एज ए डिस्टिंक्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर के तौर पर इसको वर्गीकृत किया गया है। बीमारियों का जो कैटेगराइजेशन है उसमें। तो इसमें अभी तक हमने जाना कि ये ओसीडी है क्या। ओसीडी ऑब्सेशंस और कंपल्सन्स है जिसमें कि व्यक्ति को अनवांटेड, बिना उसकी इच्छा के अजीब अजीब से दिमाग में बातें चलते रहती हैं और उसकी वजह से व्यक्ति को एंजाइटी होती है और फिर वो कुछ ऐसे कार्यों को करता है जिससे कि उस एंजाइटी को दूर किया जाए, तो उसे कंपल्सन्स कहते हैं। अब बात करेंगे कि ओसीडी के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है इसका ऑब्सेशंस अर्थात इंट्रूसिव थॉट्स, अर्थात बिल्कुल अनवांटेड किस्म के जो इनवॉलंटरी सोच होती है दिमाग में, उसके बाद उसे ऑब्सेशंस कहते हैं। इसमें मेनली जो कॉमन थीम्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि फियर ऑफ कॉन्टेमिनेशन। व्यक्ति को बार बार ऐसा लगता है कि उसे संक्रमण हो रहा है, खाने में संक्रमण हो रहा है, हवा में संक्रमण हो रहा है, चारों तरफ उसे लगता है कि वो वायरसेस और बैक्टीरिया से घिरा हुआ है। वो जर्म्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और डर्ट, धूल वगैरह से भी बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता है। उसे कॉन्स्टेंटली डर बना रहता है कि मुझे किसी प्रकार की कॉन्टेमिनेशन हो रहा है, हो गया, ऐसा उसके दिमाग में चलता रहता है। संक्रमण का डर बना रहता है। फिर एक डर होता है कि किसी को या फिर खुद को वो व्यक्ति हार्म कर लेगा, नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा भी डर हो सकता है। फिर एक्सेसिव बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा संदेह बना रहता है कि जैसे कि मैंने ताले को अच्छे से लॉक किया क्या, डोर को अच्छे से बंद किया क्या, स्विच को मैंने ऑफ किया क्या, इस तरह की बातें और डाउट्स बार बार उसके दिमाग में उठती रहती हैं।
फिर उसे एग्जैक्टनेस या फिर सिमेट्री की आवश्यकता होती है। वो किसी भी तरह का एसिमेट्रिकल बिहेवियर उसे ऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं होता। वो हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों में को ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहता है, सिमेट्री में देखना चाहता है, और एग्जैक्टनेस के पीछे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। फिर उसके दिमाग में अनवांटेड किस्म के तबू टैबू थाउट्स जो आते रहते हैं, जो कि बिल्कुल वर्जित, जो पारंपरिक व्यवहार से बिल्कुल वर्जित व्यवहार की सोच उसके दिमाग में चलती रहती है, चाहे वो रिलीजियस किस्म का हो या फिर सेक्सुअल किस्म का हो या वायलेंट किस्म का हो। ऐसे टैबू थाउट्स उसके दिमाग में अनवांटेड उठते रहते हैं। फिर ये जो थाउट्स होते हैं, ये जो उसके दिमाग में सोच होती है, वो रेकरेंट होती है, बार बार होती है, और ये काफ़ी डिस्ट्रेसिंग होता है उसके लिए। और उस व्यक्ति के लिए इन थाउट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर दूसरा जो इसका लक्षण है वो है कंपल्सन्स। कंपल्सन्स जो है वो रिपीटेटिव किस्म का बिहेवियर होती है, बार बार करने वाला जो व्यवहार होता है, उसमें कंपल्सन्स, उसे कंपल्सन्स कहते हैं। और ये भी ओसीडी का लक्षण होता है। इसमें व्यक्ति ऐसे कुछ कार्यों को करता है ताकि उसकी एंजाइटी को वो कम कर सके, दूर कर सके, जो कि ऑब्सेशंस की वजह से पैदा हुई हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए कि बहुत ज़्यादा वो हाथों को धोता है, एक्सेसिव हैंड वॉशिंग करता है या क्लीनिंग करता है, उसे बार बार कंटेमिनेशन, संक्रमण का डर होता है। इस वजह से वो बार बार अपने हाथों को धोता है, कई बार धोता है, और अच्छे से धोता है। सफाई के बहुत पीछे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो ये जो कंपल्सन्स होते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर्स में आते हैं। फिर और अपने लॉक्स को, तालों को या फिर स्विचेस को बार बार चेक करता है, रिपीटेड कि ये बंद हैं या खुले हुए हैं। उसके मन में शंका बनी रहती है। इसकी वजह से उन तालों को या फिर स्विचेस को और अपने जो भी घर में चीज़ें होती हैं उनको बार बार चेक करता रहता है। फिर वो काउंटिंग कर सकता है, गिनता रहता है, टैपिंग करता है, और वर्ड्स को, जो भी बातें होती हैं, उनको रिपीट करता रहता है साइलेंटली। दिमाग में उसके वो बातें रिपीट होती रहती हैं। फिर ऑब्जेक्ट्स को सिमेट्रिकली अरेंज करता रहता है, और बिल्कुल हर एक चीज़ों को एग्जैक्ट तरीके से सजा कर रखना चाहता है। और दूसरों से वो कॉन्स्टेंटली रीएश्योरेंस चाहता है। वो बार बार अपने बात को सही साबित करने के लिए दूसरों से एश्योरेंस चाहता है, रीएश्योरेंस की उसको बहुत ज़रूरत होती है। तो कंपल्सन्स जो है वो टेम्परली एंजाइटी को तो रिलीव कर देते हैं, एंजाइटी को कम कर देते हैं, लेकिन ये जो साइकिल है ऑब्सेशंस और कंपल्सन्स का, वो रीइंफोर्स हो जाता है और ये लंबे समय तक चलता रहता है। अब बात करेंगे कि ओसीडी जो है उसके कारण कौन कौन से हैं। तो ओसीडी बीमारी का कोई एक सिंगल कारण नहीं है। ये यूजुअली एक कॉम्बिनेशन की वजह से डेवलप होता है। उसमें आते हैं सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ब्रेन केमिकल्स में जो इम्बैलेंस हो जाता है। ब्रेन में आपको पता होगा कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। तो अगर इन ब्रेन केमिकल्स में अगर इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि स्पेशली अब इसमें सेरोटोनिन ज़्यादा प्रभावित होता है, उसकी मात्रा घट बढ़ सकती है, उसके असंतुलन की वजह से ये बीमारी हो सकती है। फिर सर्टेन ब्रेन के कुछ सर्टेन सर्किट्स में एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। फिर जेनेटिक्स भी एक फैक्टर है, आनुवंशिक तौर पर भी ये बीमारी कैरी होती है।
फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ऐसा है तो फिर ये रिस्क को बढ़ा देता है होने का। ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर्स ओसीडी बीमारी के। फिर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं इसमें। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो फियर और एंजाइटी का पैटर्न इसमें देखा गया है। फियर और एंजाइटी का लर्नड पैटर्न्स इसमें देखा गया है, इस वजह से ओसीडी होता है। फिर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा वो जिम्मेदारी कैरी करता है, या फिर उसे लगता है कि उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और दूसरा फैक्टर है, दूसरा कारण है परफेक्शनिज्म। बहुत ज़्यादा एग्जैक्टनेस, हर एक चीज़ में परफेक्शन की जो चाह होती है, उस वजह से भी ओसीडी होता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं इस बीमारी के होने के लिए, जैसे कि लाइफ में अगर स्ट्रेसफुल या फिर ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, तो उस वजह से भी हो सकता है ये बीमारी। फिर चाइल्डहुड, बचपन अगर उसका अच्छा नहीं रहा हो, एडवर्स कंडीशन उसने फेस किया हो, तो भी ये बीमारी आगे चलकर भविष्य में होती है ओसीडी। फिर ओसीडी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पता कैसे लगाते हैं? तो ओसीडी जो है वो किसी ब्लड टेस्ट या स्कैन से पता नहीं किया जा सकता। ये एक किसी साइकेट्रिक के द्वारा या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा पता किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि ऑब्सेशंस या फिर कंपल्सन्स का प्रेजेंस हो, और सिम्टम्स, लक्षण जो भी हैं वो पर डे 1 घंटे से ज़्यादा बने रहते हों, या फिर बहुत सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति इस वजह से तनाव में रह रहा है, और इसका जो डेली जो फंक्शन है, डेली लाइफ का जो फंक्शन है, वर्क है, जैसे स्कूल, रिलेशनशिप, ये सब प्रभावित हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है। फिर सिम्टम्स ये भी देखा जाता है कि ये जो लक्षण है किसी सब्सटेंस अब्यूज़ के यूज की वजह से या दूसरे मेडिकल कंडीशंस की वजह से तो नहीं है। तो इन तरीक़ों से ओसीडी का डायग्नोसिस किया जाता है, पता किया जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड टेस्ट या फिर स्कैन का तरीका काम नहीं आता, उसके द्वारा पता करना मुश्किल है। इसलिए इसका जो पता लगाने का तरीका है वो प्योरली क्लिनिकल होता है, इंटरव्यू बेस्ड। और डॉक्टर्स इसमें जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड उनमें क्वेश्चनर्स भी कर सकते हैं, जिसको कि कहते हैं एल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, वाई बॉक्स। अब बात करेंगे कि ओसीडी का ट्रीटमेंट भी होता है क्या, इलाज होता है क्या? तो हाँ, ओसीडी ट्रीटेबल है, इसका इलाज किया जा सकता है, और अधिकतर लोग इसमें बहुत उनमें सिम्टम्स जो है काफ़ी इम्प्रूव होते हैं, वो ठीक हो सकता है। इसमें सबसे पहला जो ट्रीटमेंट लाइन है वो है साइकोथेरेपी। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशली एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि पर्सन को, व्यक्ति को धीरे धीरे उसके जो फियर्ड थाउट है, उसके दिमाग में जो डर और सोच जो या सिचुएशन के बारे में डर बना होता है, उन सिचुएशन से उसको एक्सपोज किया जाता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे किया जाता है, और कंपल्सिव रिस्पॉन्स को प्रिवेंट किया जाता है ईआरपी के थ्रू, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के थ्रू। फिर समय के साथ जो है वो एंजाइटी जो है वो नेचुरली रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है इन थेरेपी की मदद से। तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है ओसीडी के लिए। फिर दूसरा तरीका है, दवाइयाँ भी चलती हैं इसमें। तो कॉमन मेडिकेशंस चलता है SSRI, अर्थात सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि ब्रेन में सीरोटोनिन की मात्रा को बैलेंस में करता है। जैसे कि दवाइयाँ आती है फ्लूओजेटाइन, सर्ट्रालाइन और फ्लूवोजैमाइन, और कभी कभी क्लोमीप्रामाइन भी यूज़ किया जाता है।
लेकिन ये दवाइयाँ जो है कम से कम 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं इन दवाइयों के रिजल्ट्स आने में और इम्प्रूवमेंट दिखने में। अगर केस बहुत ज़्यादा सीरियस हो या फिर रेसिस्टेंट हो, किसी तरह का इस पर थेरेपी और दवाई काम ना करे, तो फिर दवाइयों का डोज बढ़ाया जाता है, हायर डोज दिया जाता है, कॉम्बिनेशन थेरेपी की जाती है जिसमें कि सीबीटी अर्थात कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और मेडिकेशन दोनों चलते हैं। और बहुत रेयरली कभी ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज भी, जो कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसा ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सीरियस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जानने की बात यह है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नीट और ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये एक सीरियस एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है और ये ग्लोबली कम से कम 2 से 3% लोगों को प्रभावित करता है। ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज किया जा सकता है अगर सही प्रोफेशनल हेल्प मिले तो इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।